हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज की इस क्लास में, जिसमें हम यूपी सुपर टेट 2026 के लिए जो प्राइमरी लेवल की भर्ती होने वाली है सहायक अध्यापक की, इसके लिए हम अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने आपको 2019 का जो पीवाईक्यू था उसको करवा दिया था, 2018 के पीवाईक्यू करवा दिए हैं और 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिएगा, और उसके जो वीडियोज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उसको भी देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम जो है आपको सीधे सीधे जो है क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे। मुख्यतः हम इस सेशन के माध्यम से इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी और कुछ जीके जीएस के सवाल, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम जो है सीडीपी और शिक्षण शास्त्र के जो सवाल है उनको कवर करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ताकि सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे जब भी वीडियो अपलोड हो। तो चलिए, हम आज का क्लास शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि सभी सेट में सबसे पहले आपको जो है गद्यांश मिलता है, तो यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया गया है और कहा जा रहा है कि इनमें से आपको पढ़कर जो है, जो नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका जवाब इनमें से पढ़कर ही देना है। देखिए, कह रहा है मंथर गति। मंथर गति का तात्पर्य किससे है, तो मंथर या मंदर हम भी कह सकते हैं, तो ये धीमी गति होती है, याद रखिएगा, ये धीमी गति होती है। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। फिर से देखिए, एक काव्यांश दे दिया गया है, पंक्तियाँ दे दी गई हैं और इनसे आपको जो है कुछ सवालों के जो है जवाब देने हैं। कह रहा है जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधेरों की ड्योढ़ी पर जो है शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधना सुबीतों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए जो है बहरे हैं। तो कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है, तो किसके लिए बात की गई है, तो अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मुख्यतः जो है कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था कही गई है। आप किसी सिचुएशन से ऐसे गुजर रहे हैं कि आप जो है बहुत ही निराश हैं, लेकिन आप किसी दूसरे से जो है कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था को जो है दर्शाया गया है, तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी के द्वारा जो है व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे, जो वाणी के द्वारा जो है व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो इसको हम कहेंगे अनिर्वचनीय। ठीक है, अनिर्वचनीय हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब स्वानुभूति क्या होती है, तो किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना जो है स्वानुभूति होती है। और आत्म साक्षात्कार क्या होता है, तो स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना आत्म साक्षात्कार होता है। और रहस्य क्या होता है, जो बात किसी को ज्ञात ना हो वही रहस्य होती है। अगला सवाल देखिए, उत्साह का किस रस का जो है स्थायी भाव जो है उत्साह होता है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें वीर रस में, तो उत्साह जो है ये इसका जो है स्थायी भाव होगा। अगर आप वीर हैं या वीरता का कोई काम किसी पंक्तियों में आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर जो है आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो उसके लिए आपका वीर रस हो जाएगा। अब देखिए, करुण रस। ठीक है, करुण रस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले करुण रस की हम बात कर लेते हैं। तो करुण रस में क्या होता है, तो इसमें जो है शोक स्थायी भाव होता है। कौन सा स्थायी भाव होता है, शोक जो है स्थायी भाव होता है। इसके अलावा हास्य की बात करें तो हास्य में जो है हंसने का भाव होता है, हास्य जो है हास्य रस में हास्य स्थायी भाव होता है। और श्रृंगार रस की बात करें तो इसमें रति या जो है जिसमें श्रृंगार का वर्णन होता है, सजने संवरने का वर्णन होता है, इसमें श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, पेड़ से बंदर कूदा। पेड़ से बंदर कूदा, इसमें कौन सा कारक है, तो पेड़ से बंदर जो है अलग हो रहा है कूदकर, तो इसमें जो है अपादान कारक हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म के लिए संप्रदान के लिए अपादान से जो है, तो यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कह रहा है खा। खा क्या है, खा जो है क्या है ये आपको बताना है। अघोष व्यंजन है या अल्पप्राण है या घोष व्यंजन है या जो है विवृत है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो है प्रथम एवं तृतीय जो वर्ण होता है, जैसे का, खा, छा, जा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। ठीक है, ये जो है ये उस जो है
ये सभी जो है अघोष व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये सभी जो है ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं और इनको जो है ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। याद रखिएगा, जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं जैसे सा साहा, ठीक है, सा साहा, जिसमें छोटा सा और जो है गोल वाला सा, और जो है जिसको हम देसी भाषा में जो है जिसका पेट चीर के हम पेट चिरुआ सा बोलते हैं, हम बचपन में बोलते थे, अभी तो हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी वाला आपका देखिए, एक तो ये सा होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक है, छोटा सा बड़ा सा, और ये होता है। तो इन और इसके साथ जो हा होता है ये जो है ऊष्म व्यंजन होता है, इसमें जो है गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है। तो ये सभी जो है अघोष व्यंजन ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा, चौथा, पाँचवा और समस्त जितने स्वर हैं जैसे, और इसके अलावा अगर हम बात करें या, रा, लावा और हा, ठीक है, ये जो है घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, ये सभी जो है घोष वर्ण कहलाते हैं। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। महाप्राण, देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल, क्या कह रहा है, निम्न में से तत्सम कौन सा है? निम्न में से जो है तत्सम कौन सा है ये आपको बताना है। लौंग, बहिन, पृष्ठ, जमान। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो अगर हम देखें तो पृष्ठ जो है ये आपका तत्सम है, बाकी सभी जो है तद्भव हो जाएंगे। देखिए निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? 8वें नंबर का सवाल है, निर्दय का विलोम जो है ये सदय हो जाएगा। सदय कहाँ पर है? तो डी विकल्प में है, इसलिए डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है वारिद का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। वारिद का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। अब देखिए मेघ, पयोध, घन, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं? तो ये वारिद के ही हैं, बादल के ही हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम अंबुज की बात करें तो ये जो है कमल का पर्यायवाची है, ये जो है कमल का पर्यायवाची है। तो यही आपका सही हो जाएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? देखिए अगला सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित में से जो है क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वही जो है क्रिया विशेषण है। मतलब चलना क्या है? क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे चलना क्या है? ये चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो ये आपका जो है क्रिया की विशेषता जो है ये बता रहा है धीरे धीरे। तो यही आपका बी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ये क्रिया से जो है पहले लगते हैं, जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, तो वह चल रहा है ये तो क्रिया हो गया, ठीक है, चल रहा है ये क्रिया हो गया, ठीक। और वो कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे चल रहा है, तो ये आपका जो है क्रिया विशेषण हो गया। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का बहुवचन जो है क्या होगा ये आपको बताना है। तो आगरा का जो है बहुवचन जो है आगरा ही होता है, आगरा ही लिखा जाता है, आगरे, आगरो, आगरो ये सब नहीं होता है। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें जो है अपादान कारक है। अब किसमें अपादान कारक है, चलिए हम देखते हैं किसमें अपादान कारक है। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं और आप सभी लोग आराम से जान जाएंगे कि इसमें कौन सा कारक है, क्योंकि अपादान में मैंने बताया कि अलगाव होता है, ठीक है। जहाँ भी आपको अलगाव दिखे वो आप ऑप्शन सही करिएगा। तो देखिए 12वें नंबर का सवाल है और देखिए क्या कहा जा रहा है कि राधा घर से निकलती है, मतलब घर से अलग हो रही है। सीता गीता से अच्छा गाती है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। मुझे आपसे बहुत डर लगता है, तो ये भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। तो ये उपयुक्त सभी इसमें जो है अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल कह रहा है 13 नंबर का सवाल, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अधि उपसर्ग से बना जो है शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो अधि शब्द में जो है अगर हम देखें तो अधि में अधि जो है अध्यापन में भी है, अध्य व्यवसाय में भी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अध्यादेश में भी अधि है, लेकिन अधीर में जो है केवल और केवल जो है छोटा आ है, ठीक है। केवल और केवल जो है छोटा आ है और प्लस धीर है, यही आपका अधीर हो जाएगा। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऋण मुक्त समस्त पद का जो है विग्रह है। ऋण मुक्त समस्त पद का जो है विग्रह है। तो ऋण से मुक्ति या ऋण से मुक्त या ऋण और मुक्त या ऋण प्लस मुक्त। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ऋण मुक्त का मतलब होता है ऋण से मुक्त, ठीक है। ऋण से मुक्त होता है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है। रघुपति जो शब्द है ये कौन से समास का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास इसमें है, याद रखिएगा। देखिए अधोलिखित
लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब आप कुछ अच्छा काम करने आए थे और किसी और काम में लग गए। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो हम बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके आए थे और छोटे कार्यों में लग गए, यही सबसे बड़ा जो है सबसे सटीक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, मिलता जुलता। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर का सवाल है। और इस पंक्ति में जो है किसका कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द से अधिक जो है एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और अर्थ भी जो है इसका प्रत्येक बार जो है भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमक अलंकार, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब श्लेष अलंकार की बात क्या करें? जैसे कोई एक शब्द है उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए मुद्रा शब्द का सही अर्थ समूह चुनिए। मुद्रा शब्द का जो है अर्थ समूह चुनिए। तो मुद्रा शब्द का जो अर्थ समूह है मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी, यही आपका सही हो जाएगा। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। चेहरे का भाव नहीं, नाम लिखना नहीं और जो है छापा खाना भी नहीं, तो पहला ही विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जहाँ जहाँ शब्द जो है ये व्याकरण की दृष्टि से इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए आत्मजा और जो है नंदनी और कन्या, इसका एक ही मतलब होता है पुत्री। ठीक है, और लेकिन अगर भार्या की बात की जाए तो भार्या जो है ये धर्मपत्नी या पत्नी का जो है पर्यायवाची है, तो इसको आप जो है अलग मान सकते हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो है हिंदी के 20 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। आगे जो है हम जीएस सेक्शन के सवाल देखेंगे और उसमें देखेंगे हम क्या क्या पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अपने जीएस सेक्शन की तरफ। देखिए अगला सवाल देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल जो है और नहीं होती है। देखिए बीच में गैप दिया गया है, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें आपको भरना है। जो खाली स्थान दिया गया है उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। तो ये 41वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण और जो है दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। अब यहाँ पर हम परिमाण भरेंगे, यहाँ पर जो है ये परिमाण हो जाएगा और यहाँ पर दिशा हो जाएगा, तो ये हमारी जो है अदिश राशियाँ होती हैं। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 42वें नंबर का सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट से बना होता है। तो किससे बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट? तो आप सभी लोग जानते हैं टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, आपने जो है 100 वाट का बल्ब देखा होगा जो हमारे बचपन में अधिकतर प्रयोग होता था। ठीक है, जो 10 रुपये का आता था और लाल कलर में जो है आपको जलता हुआ दिखाई देता था, तो उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही बनता है, याद रखिएगा। देखिए यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यूडियोमीटर जो है ये किसका मापन करता है ये आपको बताना है। तो यूडियोमीटर जो है ये जो है किसका मापन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैसों के आयतन का। गैसों के आयतन का ये मापन करता है, इसका क्या नाम है? यूडियोमीटर। अगला सवाल देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किससे किससे मिलकर बनता है? तो कांसा जो है ये जो है टीना और तांबे से मिलकर बनता है, याद रखिएगा। तो टिन और तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिन और तांबा। तो तांबा और टिन जो है पहले ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए पहला ही विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है? अगले सवाल में कहा जा रहा है कि जो है डीकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? डीकेन में जो है कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, अगर हम डीकेन की सूत्र की बात करें तो इसमें इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? तो C10 और H22, C10 और H22 करके लिखते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो 10 कार्बन और 22 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु पूछा है तो ये आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एक अम्ल लिटमस को किस में बदल देता है? एक अम्ल जो है अगर वो अम्ल है तो वो नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है, नीले लिटमस को जो है लाल कर देता
देता है, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। आप लोगों ने जब आप 9वीं 10वीं में थे तो आपने पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं में भी पढ़ा होगा। देखिए रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, रक्तोत्पत्ति जो है कहाँ होती है, मतलब रक्त की उत्पत्ति जो है ये कहाँ होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि रक्त की जो उत्पत्ति होती है वो अस्थि मज्जा में होती है, अस्थि मज्जा में होती है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा, क्या क्या एक तरल संयोजी ऊतक है? तो आपका जो रक्त है ये एक तरल संयोजी ऊतक है, और रक्त का लगभग 55% भाग जो है प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा में जल की लगभग 90% मात्रा पाई जाती है, और 10% भाग में प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लवण में आयनों की उपस्थिति के कारण रक्त जो है क्षारीय होता है और हल्का होता है। रक्त का पीएच जो है वो 7.3 से जो है 7.5 के बीच में रहता है। कितना? 7.3 से और 7.5 के बीच में रहता है। ये कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है? तो पानी में अगर घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो इसमें विटामिन बी और सी जो है ये घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी जो है ये घुलनशील होते हैं, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है आपका विटामिन ए, डी, ई और के है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, लौह मैदा एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है। तो श्वास के साथ क्या अंदर जाने पर जो है लौह मैदा रोग होता है। तो ये आपका अगर श्वास के साथ जो है लौह धूल अंदर अगर जाएगी तो ये रोग होता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है ये आपको बताना है। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? 50वें नंबर का ये सवाल है। इसको हम कहते हैं युग्म विकल्पी। ठीक है, इसको हम कहते हैं युग्म विकल्पी। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच कितने जो है कोई परमेय संख्या नहीं होती। ये केवल एक परमेय संख्या होती है, केवल जो है एक परमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती, या अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, याद रखिएगा, अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये मैथ के सवाल हैं, ये आसान से सवाल है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं और अपने जो है शिक्षण शास्त्र के सवालों को भी देखेंगे। देखिए, अगला सवाल देखिए, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग जो है जल से संबंधित है। तो जल से जो संबंधित रोग है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हैजा होता है, डायरिया होता है और पीलिया, ये सभी जो है जल से संबंधित है। खसरा जो है ये जल से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा। तो ये आपका कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें से संबंधित कौन सा है? तो 2, 3 और 4। 2, 3, 4 आपका डी विकल्प में है, इसीलिए डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किया जाता है। देखिए, तो कचरे के जो है उचित निस्तारण हेतु जो है 4R विधि का अनुसरण किया जाता है। इसमें रिड्यूस मतलब कम करना, और रिव्यूज़ मतलब मना करना, और फिर ये रीयूज़ मतलब उसी का पुनः प्रयोग करना, और रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। इसमें 4R की जो है जो विधि है इसको अनुसरण किया जाता है। तो इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है पोंगल जो है कहाँ मनाया जाता है। पोंगल जो है कहाँ पर मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जो है इसको जानते होंगे। तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में देखिए ताप्ती नहीं गिरती, नर्मदा नहीं गिरती, और जो है स्वर्णरेखा भी नहीं गिरती। तो बंगाल की खाड़ी में अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में अगर हम बात करें तो स्वर्णरेखा नदी जो है गिरती है, बाकी सिंधु नदी नहीं गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान से होते हुए निकलती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर स्वर्णरेखा की बात की जाए तो यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गाँव में जो है रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है, और यह बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियाँ जो है ये सभी अरब सागर में गिरती हैं, और ये सभी जो है
ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। देखिए 2 प्रकार की आपके यहाँ नदी पाई जाती है, एक तो जो है मानसूनी नदियाँ होती हैं और पर्वतीय पहाड़ी नदियाँ होती हैं। इसमें से कुछ नदी जो है पूर्व की तरफ बहती हैं और कुछ नदी जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं, याद रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। यही सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब डी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया था? तो सबसे ज़्यादा जो है मतलब 1994 में कौन सा कानून संशोधन हुआ था, तब ये उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून बना था। तो 76वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1994 में ये जो है कानून बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण और पुनर्नवीनीकरण, पुनर्वनीकरण, ठीक है। पुनर्वनीकरण मतलब फिर से वनों को जीवित करना। एक तरफ ये जो है मिशन चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसे में भारत बहुत तेज़ी से हरा भरा हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कितनी तेज़ी से जो है भारत हरा भरा हो रहा है, किसी को जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है गदर पार्टी से नहीं था? गदर पार्टी से किसका संबंध नहीं था ये आपको बताना है। तो गदर पार्टी से अगर हम बात करें तो लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला और जो है सोहन सिंह भाकना, ये सभी गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन बाबा गुरदित्त सिंह नहीं जुड़े हुए थे। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संलयन प्रक्रिया से, विखंडन प्रक्रिया से या दहन प्रक्रिया से, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें सौर ऊर्जा जो है या सूर्य को जो है ऊर्जा प्राप्त किससे होती है? तो नाभिकीय संलयन से होती है, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन से। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप, यहाँ से आपका CDP के सवाल शुरू हो रहे हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं जो है प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह जो है स्टेटमेंट किसका है ये आपको बताना है। तो ये जो है हरलाख महोदय के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? हरलाख महोदय के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल देखिए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग वंशानुक्रम का और वातावरण का होता है, और इसीलिए जो है इनमें जो है अलग अलग भिन्नता होती है। तो देखिए वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो है अन्योन्य क्रिया के कारण ये आपका हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी का वंश जो है अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, और किसी का व्यवहार जो है वो वातावरण पर डिपेंड करता है। तो वो कैसे वातावरण में पला बढ़ा है ये उस पर निर्भर करेगा। अगला सवाल देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है सीखना, ठीक है, ये कहलाता है सीखना। देखिए अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप अगर हम बात करें, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है, ठीक है, और वह एक बार जो है जिज्ञासा के कारण उसको खा लेता है, अब उसको तीखा लगेगा तो वो दोबारा जो है लाल मिर्च कभी नहीं खाएगा। तो इसके पास जो है अनुभव हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसने गलती कर चुकी है और उसको पता है कि लाल मिर्च जो है बहुत कड़वी है, ठीक है। तो ये आपका जो है अनुभव के द्वारा सीखना होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो सीखने का जो मूलभूत नियम है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है तत्परता से। सीखने के लिए आदमी को तत्पर होना चाहिए। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तत्परता का नियम देखिए थॉर्नडाइक ने जो है 3 नियम दिए हैं, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम शामिल होता है। देखिए कौशल सीखने की पहली अवस्था है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था जो होती है ये क्या होती है? तो ये आपका होता है जो है अनुकरण। पहले जो है बालक जो है अनुकरण से ही सीखता है। आप बोलते हैं जो चीज़ है वो बोलता है, जैसे आप करते हैं वो करता है। अगला सवाल देखिए, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम करता, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम करता
एक प्रक्रिया है शिक्षक के द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, या अधिगम को निर्देशित करने की, या अनुदेशन देने की, या शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, तो शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की यही प्रक्रिया है जो एक शिक्षण में होती है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, या अपने निर्णयों में जो है आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है शिक्षकों से जो है स्वतंत्र होते हैं जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? तो इसमें जो क्रिएटिव है या सृजन वाले प्रश्न हैं, इनसे जुड़े प्रश्नों पर जो है अधिक समय देने के लिए जो है कहा जा सकता है। अगला सवाल देखिए कह रहा है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके? तो सिवाय किसके अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के, सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। ठीक है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है? बाल केंद्रित शिक्षा को प्रदर्शित कर रही है। तो देखिए एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहती है, तो ये जो है बाल केंद्रित नहीं हुआ, तो ये पहला जो है गलत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं अगला विकल्प क्या है। तो अगला विकल्प कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ जो है शिक्षिका देती है, तो ये भी जो है बाल केंद्रित नहीं है। अगर एक देखिए एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा 90 नंबर का सवाल है, उसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पर्यवेक्षण और जो है निरीक्षण तंत्र के प्रमुख कार्य कौन से हैं, ये आपको बताना है। पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र के प्रमुख कार्य हैं, तो क्या कार्य हैं ये आपको बताना है। तो देखिए विद्यालय प्रशासन की देखभाल करना, और इसके अलावा विद्यालय एवं अभिभावक के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना, बालकों को परामर्श और निर्देशन प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी जो है पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र के प्रमुख कार्य हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? देखिए सही नहीं है कह रहा है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो बच्चे जो है केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं, ये जो है पहला ही जो है इसमें गलत हो गया। ठीक है, अब आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही सही हो जाएगा। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, और बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में थोड़ी सीखते हैं, कक्षा में भी सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं, और समाज से भी सीखते हैं। अगला सवाल देखिए 93 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? उपयुक्त जो है रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुले अंत वाले प्रश्न, तो ये बिल्कुल सही है। परियोजना अवलोकन भी सही है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो किसके अतिरिक्त जो है ये आपको बताना है। 94 नंबर का ये सवाल है। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले समस्या की पहचान करना, समस्या के कारण का पता लगाना, समस्या से संबंधित तथ्यों सूचनाओं को जो है एकत्रित करना, और फिर समस्या का हल, विश्लेषण व निष्कर्ष खोजना। समस्या का जब ये आपने कर लिया, इसके बाद समस्या का हल व समाधान निकालने का प्रयोग करना। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिणामों की आशा करना। परिणामों की आशा करने के अतिरिक्त जो है निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के जो है चरण हैं। बाकी ये सभी जो है इसी के चरण हैं, याद रखिएगा समस्या समाधान के। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? कौन सा एक जो है आधारभूत सहायता का उदाहरण है, ये आपको बताना है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प ही सही है, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा सवाल करवा सकूँ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव जिसको आप बोलते हैं, संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। न्यूनतम स्तर कौन सा है ये आपको बताना है। तो न्यूनतम स्तर होता है ज्ञान का। ठीक है, न्यूनतम स्तर होता है ज्ञान। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अब्राहम मैस्लो ने अब प्रेरणा का वर्गीकरण किया। अब्राहम मैस्लो ने जो है प्रेरणा का जो है
वर्गीकरण कैसे किया था, तो इन्होंने अभिप्रेरणा को जो है दो भागों में बांटा है। एक तो जन्मजात अभिप्रेरण होता है और दूसरा जो है अर्जित होता है। जन्मजात कैसे होता है, जैसे भूख लगना, प्यास, विश्राम, निद्रा। और अर्जित जो होता है सामाजिक रूप से किसी चीज़ में रुचि होना, ये आपका हो जाएगा। तो स्वाभाविक और कृत्रिम हम कह सकते हैं, ठीक है, स्वाभाविक और कृत्रिम हम कह सकते हैं। भूख लगना स्वाभाविक है, नींद आना स्वाभाविक है, प्यास लगना स्वाभाविक है, तो ये आपका स्वाभाविक हो गया। और जो है कृत्रिम जो है हम जैसे अगर हम बात करें तो ये आपका कृत्रिम में, जैसे स्वाभाविक अभिप्रेरण में इन्होंने क्या क्या बताया है, तो इन्होंने बताया खेलना, सुख प्राप्त करना, ये स्वाभाविक है। और कृत्रिम में जैसे क्या है, अगर कोई पुरस्कार दे देता है या प्रशंसा कर देता है या दंड दे देता है तो उससे भी अभिप्रेरणा मिलती है। तो ये आपका दो प्रकार के इन्होंने, इसके अतिरिक्त भी इन्होंने दो प्रकार के ही दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। अधिगम क्षमता जो है किससे प्रभावित नहीं होती है, तो अधिगम क्षमता जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, राष्ट्रीयता। इससे जो है अधिगम क्षमता नहीं प्रभावित होती है, याद रखिएगा। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अच्छी स्मृति की विशेषताएँ क्या हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएँ क्या हैं, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ध्यान और रुचि में संबंध है। ध्यान और रुचि में संबंध है तो कैसा संबंध है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, या जो है कोई संबंध नहीं है या बदलता रहता है। देखिए ऐसा नहीं कह सकते कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये सकारात्मक संबंध है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, 139 नंबर का सवाल है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण के अंतर्गत जोर दिया जाता है। स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है इसके अंतर्गत जो है किस पर जोर दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है प्रत्यास्मरण करने पर, ठीक है, स्मृति बढ़ाने पर या प्रत्यास्मरण करने पर जो है जोर दिया जाता है। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शैक्षिक तकनीक का प्रयोग जो है किया जाता है। अब शैक्षिक तकनीक का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, तो हम जो है शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, उसको रुचिकर बनाते हैं और उसको जो है थोड़ा सा सरल बनाने का प्रयास करते हैं। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, इसमें ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। अगला सवाल देखिए, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है, तो इसको कौन सी प्रक्रिया है, तो प्रेरणा है। याद रखिएगा, किसी चीज़ से जब आप मोटिवेट कर रहते हैं तभी आप ये कर पाते हैं, कार्य को आरंभ करते हैं, जारी रखते हैं और उसको नियमित करते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, चाहे इसको प्रेरणा कह लें या अभिप्रेरणा कह लें, बात एक ही है। देखिए बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। अब इसमें से कौन सा जवाब इसका सही हो जाएगा, कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक चरण बाई चरण वो जो है देखता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप देखता रहेगा, तो वो अब बहुत अच्छे से जो है देख पाएगा कि कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं एक जो है बीज से जो है पौधे तक बनने में। अगला सवाल देखिए, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है और वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यह जो है सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। याद रखिएगा, सक्रिय भागीदारी पर डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। देखिए यहाँ पर आप गलत चीज़ ढूंढनी है, सही नहीं है कह रहा है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये बिल्कुल गलत हो गया। बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं, बच्चे हर जगह सीखते हैं, हर वातावरण से सीखते हैं। तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 145 नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है। 145 नंबर का सवाल आपसे कह रहा है कि जो है एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी, ये आपको बताना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको चारों ऑप्शन दिख जाए। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो बिल्कुल ये एक फिजिकल जो है प्रक्रिया है और इसमें जो है आपको अधिक जो है अभ्यास करवाना होगा और प्रैक्टिस ही जो है आदमी को जो है परफेक्ट बनाती है। तो इसका ए विकल्प ही जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए नवीन ज्ञान की खोज या शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास या विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 146 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा
विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में जो है सुधार लाना, ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जब बच्चा फेल होता है तो इसके साथ जो है पूरा तंत्र ही फेल हो जाता है, ठीक है, मतलब व्यवस्था ही फेल हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। पूरा हमारा शिक्षण व्यवस्था जो है वो फेल हुई है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। तो बच्चे कौन सी गतिविधियों में शामिल होंगे जो उसको जल्दी करेंगे? तो बच्चे ऐसे हैं, अगर उनसे जो है उसमें कोई चीज़ का लगाव है, वास्तविक जीवन में जो उपयोगी है, और वे उसे जल्दी सीखा करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन में उपयोगी। ठीक है, बच्चे उन गतिविधियों में जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है, तब वे क्या करते हैं? वे जल्दी सीखा करते हैं, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या परिणाम होता है? तो उनके स्वयं के प्रति जो है अवधारणा को आप नष्ट कर रहे हैं, उनको दंड देके, ऐसा माना जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी सवाल है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आप सभी के लिए जो है होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आप सभी जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप जब जो है एक्टिविटी करेंगे तभी थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। केवल सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप जाके आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बना के रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।